एन एवरेज हिंदुस्तानी मानता है कि भारत के लिए पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती है, बांग्लादेश एक बड़ी चुनौती है। पता नहीं क्यों मेरा 12-13 साल का उस मुल्क के साथ से राब्ता जो रहा और वो जो मुल्क बना, उसका जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था, ये महज इत्तफाक है कि मैं उसी जगह पैदा भी हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान अगर 1000 भी बन जाएं भारत की सीमा के बाहर, तो भी भारत को चुनौती नहीं दे सकते। हमारी चुनौती दूसरी है। मेरे अपने 27 साल के कैरियर में मुझे लगा कि जिस कारणों से मैं सहाफ़त में यानी पत्रकारिता में आया हूँ, वो शायद मेरे इस नौकरी और इस चैनल में या उस चैनल में करने से बात नहीं बनेगी। तो मेरे 3-4 सीनियर साथी, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, रॉ के पूर्व डायरेक्टर RSN सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या, इन तमाम सारे लोगों ने एक दिन मुझे पकड़ा और कहा कि इस विषय के ऊपर आप इसलिए बोलिए कि ये विषय जिस भाषा में बोला जाना चाहिए वो भाषा आपके पास है। तो मैंने उनसे शर्त रखी कि मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मैं रिज़ाइन कर दूँ उसके बाद बोलूँगा। तो चुनौती सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ आतंकवाद, ये है ही नहीं भारत के लिए। पिछले कम से कम 30 साल के सफ़र में जो चुनौतियां हैं, सरकारें उस पर बात नहीं करती। सरकार ये वाली हो, वो वाली हो, अच्छी हो, बुरी हो, सरकारों के कंपल्शंस होते हैं, उनको संवैधानिक पद पे बैठना होता है, संविधान की अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन मेरी जो एम्फेसिस है बार बार कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या नहीं करती, हमको सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है सरकार वही करती है जो समाज चाहता है, और समाज चाहता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। हमने इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे छोटे छोटे ग्रुप देखे, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशनिंग इस भारत की राजनीति में ऐसी कर रखी है कि उनको 70 साल में इस बात का एहसास हो गया कि हम जिसको चाहेंगे हुकूमत में बैठाएंगे, जिसको चाहेंगे उतार देंगे। और इसलिए इस देश में राष्ट्रवाद की तो कोई एक डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सेकुलरिज्म की 28 डेफिनेशन है अलग अलग दुकानों पे। हर पार्टी को अपने नाम के आगे सेकुलर लगाना या उनकी मजबूरी है, या वो समझते हैं कि ये शब्द जो है उनको सत्ता तक पहुंचा सकता है। तो लिहाजा हमने देखा कि एक सरकार बनती है तो सन 50 से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो आप कुछ घटनाओं को देखेंगे कि एक ज़माने मुस्लिम लीग हुआ करती थी। एक मुस्लिम लीग का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, उसके 7-8 टुकड़े हो गए वहाँ पर भी। अब एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की है, एक मुशर्रफ साहब की है, एक फजलुर रहमान की है। ऐसी हमारे मुल्क में भी मुस्लिम लीग तो नहीं बटी, लेकिन जिस सेकुलरिज्म के एजेंडे पे ये सरकार को चलाने की बात की गई, उसमें ज़्यादातर पार्टियों को लगा कि जब तक हम शब्द सेकुलर और उसमें ख़ास तौर से मुसलमान उसको साथ नहीं रखेंगे तो सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि शब्द सेकुलर जो था वो 76 में आपके संविधान में, आपके प्रीएम्बल के अंदर, आपके जो मूलभूत ढांचा था उसमें जोड़ा गया।
और उसको कोडिफाइड भी किया कि ये करेंगे तभी सेकुलर आप रहेंगे, क्योंकि उससे पहले सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। तो 76 के बाद का आप अध्ययन करें और इस देश में कम्युनल वायलेंस देखें अगर, तो जिस दिन से ये इस शब्द का क्वाइन करके आपने संविधान में डाला और फिर उसको कोडिफाई किया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप अपने इतिहास को, आप अपनी संस्कृति को जितनी हीन भावना से देखेंगे उतने ही बड़े सेकुलर होंगे आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आप कम्युनल होंगे, आप हिंदुओं की बात करेंगे तो आप कम्युनल होंगे। तो इस तरीके का नैरेटिव एक क्रिएट इस समाज में कर दिया गया कि लोगों को लगा कि हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना ये बड़ा जोखिम का काम है। तो उसके हिसाब से बड़े बड़े संगठनों पे बैन भी लगाए गए जो हिंदुत्व की बात करते थे। तो आप देखें जैसे ही मुस्लिम लीग दिल्ली से बाहर होती चली गई धीरे धीरे और जो केरला में जाके सिमट गई, उसके बाद 1973 में बाकायदा उस वक्त की हुकूमत ने मिलकर के एक नई दुकान शुरू करवाई और उस दुकान का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्योंकि मुसलमानों की जब तक कोई दुकान दिल्ली में नहीं होगी तो सेकुलरिज्म बिकेगा कैसे। अब वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अभी इस देश के ज़्यादातर लोगों को पता चला कि वो कोई एनजीओ है। उससे पहले कुछ ऐसा इंप्रेशन था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कुरान शरीफ का हिस्सा है। तो बड़ा समझाया लोगों को कि कुरान शरीफ का इससे कोई मतलब नहीं, एक एनजीओ है। और जो इंदिरा गांधी को ज़रूरत थी उस वक्त, इसलिए खुलवाई गई, उनकी सहमति से खुली। और जो काम मुस्लिम लीग करा करती थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो उसने ले लिया। अब जब वो कमज़ोर पड़ने लगे तो सेकुलरिज्म का मतलब आखिर में ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2012 में एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो में ओपनली 2012 में उसने लिखा कि अगर हम हुकूमत में आए तो जितने भी मुसलमान आतंकवादी हमने पकड़े हुए हैं, जेलों में हैं, हम उनको छोड़ देंगे। उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो बाद में फिर मुसलमानों की कुछ तो उनके अपने कर्म और कुछ कांग्रेस का उनके ऊपर कर्म ऐसा रहा कि उनकी रिलेवेंस धीरे धीरे कम होने लगी। तो एक नया वर्ड कॉइन किया गया, पूरी सोच समझ के, बड़ी रणनीति के साथ, और उस शब्द का नाम था हिंदू टेरर। और इस हिंदू टेरर की थ्योरी को पड़ोसी मुल्क ने भी मदद की उनकी, क्योंकि वक्तन वक्तन वो मदद करता रहता है उनकी और यहाँ से मदद लेने जाते रहते हैं लोग। कभी कभी गलत वक्त पे मदद कर देता है इनकी। तो अब हिंदू टेरर के बाद ये समझ नहीं आया कि भाई अब नेक्स्ट क्या करें। तो हिंदू टेरर को कुछ लोगों ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस देश के 31% लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि 2014 में गलत बटन दबा दिया। और उसका असर ये हुआ, जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी कभी नहीं रही कि सत्ता में कौन आया कौन गया। 2014 में जिस तरीके से इस देश के हिंदू को, मेजॉरिटी को पॉलिटिकली, सोशली गाली दी गई, उससे हिंदू ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल टेररिस्ट बन के ही दिखाई देते हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार में कुछ राष्ट्रवादी लोग आ गए
अब उनको ये अंदाज़ा नहीं था। आप सबको याद होगा कि 26/11 कब हुआ था, वो भी इलेक्शन से पहले की बात थी। लेकिन कुछ कुछ बातें दिल्ली से यहाँ नहीं पहुँचती हैं। जिस वक्त दिल्ली में, बॉम्बे के अंदर 26/11 हो रहा था, उस वक्त के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस रात दिल्ली में मौजूद थे, जो इस वक्त भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो जब आप भारत से पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको यहाँ के अखबार, अल्लाह उनको थोड़ी अकल दे, इतना बड़ा के लिखते हैं, लगता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो ख़ास तौर से जो हमारा वर्नाकुलर मीडिया है, मतलब लगता है कि जिस दिन हेडिंग लिखते हैं उसके बाद फिर वो शब्द पैदा ही नहीं होगा, लगता है आखिरी बार लिख देते हैं, वो बड़े से बड़ा शब्द लिखते हैं। और उसकी वजह से आपने भारत के जनमानस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल डर पैदा कर दिया है उस देश के बारे में, जो देश अपने आप से डरा हुआ है। जो बची कसर है वो हमारे मुल्क में कई मुसलमानों की दुकानें हैं, कोई 30-40, उसमें भी बड़े बड़े लोग हैं आजिल फाजिल, वो भी आपको डराते हैं। लेकिन 2014 में आप कौन सरकार आई या नहीं आई, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बदलाव मेरे लिए है कि पहली बार मैं इस देश में 4 या 5 लोकसभा इलेक्शन कवर करने के बाद मैं देखता हूं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें थीं, उनको अपने हिंदू होने पे जो अपोलोजिस्टिक थे वो समाप्त हो गया है। अपने आप को हिंदू कहने में जो लोग शर्माते थे, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने से बचते थे, अपने आप को हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे, उनकी गिनती डे बाय डे कम होती जा रही है। ये बदलाव किसी भी समाज में, और ख़ासतौर से भारत जैसे समाज में जहाँ हर 7 किलोमीटर की दूरी पर भाषा से लेकर संस्कृति सब कुछ बदल जाता है, उसमें अगर ये बड़ा बदलाव आया है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, चिदंबरम साहब से लेकर के इन सब लोगों को इतनी दुआ दीजिए कि इनकी उम्र लंबी हो जाए। अगर इस देश की राष्ट्रवादी ताकतों को यही लोग जगाने में कामयाब हुए तो हम कहते हैं ये और पैदा हो जाए। अब हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कश्मीर का मुद्दा है, कुछ घटनाओं का मुद्दा है, लेकिन अभी सुशील पंडित जी से आपने बहुत सारी चीज़ें कश्मीर के जानिब से सुनी होंगी। इस देश में पिछले 70 सालों में अपीज़मेंट की पराकाष्ठा ये रही कि आपके मुल्क में कब 500 पाकिस्तान बन चुके हैं इसका अंदाज़ा ही नहीं आपको। और ये समय समय पे जब नज़र आते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो बड़ा तत्कालिक होता है। याद कीजिए 1990 के पहले के कश्मीर को, और अगर उससे पहले याद करना है तो 1935 के लाहौर को याद कीजिए। ये स्थिति इस देश में, चाहे मालदा हो, चाहे कैराना हो, चाहे रामपुर हो, चाहे करीमगंज हो, ये 500 जगह हैं जहां आप पिछले 30 साल के अंदर 60% से 11%, 12%, 13% रह गए हैं। ये डेमोग्राफी जो बदली है, ये कोई इसलिए नहीं बदली है कि जो लोग कहते हैं कि हम दो, हमारे दो की वजह से हिंदू पीछे हो गए हैं और वो हम दो 12 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और हमको भौतिक जो सुख है
उसके साधनों के जुटाने में हमारी सारी क्षमता ज़ाय हो रही है। और हम ना तो इतिहास से कुछ समझना चाहते हैं, और जो हमारे सामने घट रहा है हम उसको अवॉइड करने में तो एक्सपर्ट हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। 1947 से पहले जो कोविंद साहब जिस महल में रह रहे हैं दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में, उसमें कोई और रहता था? क्या वजह है कि लोग अब टेलीविज़न पे नहीं खुलेआम ये बात कह रहे हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी तालीम और पैदाइश उस जगह की थी जहाँ से आइडिया ऑफ पाकिस्तान निकला, क्योंकि हमारे वालिद साहब वहाँ स्टेट ऑफिसर थे। तो हम तो जब छोटे थे तब से सुन रहे हैं ये बात। तो मुझे कुछ बातें नई नहीं लगती, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे देश को सच में सच्चाई बताई नहीं गई है। लोग कहते हैं कि अब हम मकान क्यों बनवाएंगे भाई? हमारा मकान बन रहा है, हम 20 साल वेट नहीं कर सकते। हमने कश्मीर में भी तो मकान नहीं बनवाया था, हमने मालदा में भी तो मकान नहीं बनवाए थे। तो हमारा क्या दिमाग ख़राब हुआ है कि हम ये खामखा का इन्वेस्टमेंट करें? रामलाल श्यामलाल मकान बनवा रहे हैं, 20 साल बाद ये जाएंगे, हम रहेंगे इसमें। इस थॉट को समझिए। और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक़ नहीं है अपने यहाँ। ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहाँ आएगा और यहाँ के हालात देख के वापस चला जाएगा, और माँ बाप को साल में एक बार फ़ोन कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई, अगर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, या सभी के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लिहाजा जो घटना दिल्ली में कल परसों घटी है, एग्जैक्ट 6 महीने पहले एक बड़ी घटना घटी थी, और वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इसलिए नहीं है कि हमको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई घटना घटी है। जैसे जैसे इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने 5000 साल पुराने सभ्यता और उस गौरव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, ये घटनाएं ज़्यादा होंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक बीमार लड़की अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी, बीमार बेटी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा। ये बड़ी आम घटना थी। उस फादर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उनसे मना किया। सिर्फ इतना कहने पे बेटे और बाप ने उसके फादर को वहीं चाकू से मार दिया। भाई आया, भाई को मार दिया। दूसरा बेटा आया तो उसको इंजर्ड कर दिया, वो आईसीयू में है। आपने इस पे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते देखा? इस देश में किसी ने अपना अवार्ड वापस करा? इस देश में इंटॉलरेंस फैली? ये नहीं फैली। ये चुप भी खतरनाक है। ये दिल्ली की घटना हुई है, ये नागपुर में भी होगी, ये मुंबई में भी होगी, ये कहां कहां नहीं हो चुकी है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक नागपुर में नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। संकट इस बात का है। हम बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहते, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे तरीके से कि नहीं नहीं वो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं। एक भटके हुए लोगों की हमने कहानी देखी कश्मीर में। आज भी वो लोग भटके हुए हैं, और वो भटके लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है।